नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बहस बिहार की में आपका स्वागत है और आज बहस बिहार की में हम बात करेंगे एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी की तरफ से 3 उम्मीदवारों के ऐलान के बाद महागठबंधन में मचे घमासान की। आरजेडी ने कारी सुहेब, मुन्नी देवी और अशोक पांडे को अपना उम्मीदवार घोषित किया। उम्मीदवार घोषित करने के साथ ही यह बताने और जताने की भी कोशिश हुई कि पार्टी ने अल्पसंख्यक, महिला और ब्राह्मण तीनों का ख्याल रखा। लेकिन महागठबंधन के सहयोगी कह रहे हैं कि आरजेडी ने हमारा ही ख्याल नहीं रखा, हमसे कोई बात भी नहीं हुई और जिस तीसरी सीट के लिए हमारे विधायकों के वोट उसे चाहिए ही होंगे, उसके बारे में हमसे पूछा तक नहीं। सवाल है कि क्या आरजेडी यह संदेश दे रही है कि महागठबंधन के वोट का आधार सिर्फ तेजस्वी यादव हैं और उनका फैसला सबको मानना ही चाहिए और इसी वजह से रायशुमारी नहीं हुई। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, हम उनसे चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। सियासत के सूरमा आए दिन ये दोहराते हैं कि अगर गठबंधन में हैं तो हर पार्टी को गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता कम ही है कि हर बार गठबंधन का धर्म पूरी ईमानदारी से निभाया जाए। कुछ ऐसा ही इन दिनों एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार के विपक्षी महागठबंधन में चल रहा है। इस बार आरोप महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी पर लगा है और आरोप चस्पा किया है गठबंधन की सहयोगी सीपीआई ने। विधान परिषद की सीट पर माले की दावेदारी एक चिरलंबित बात है और इस संदर्भ में राजद और अन्य पार्टियों ने भी हमेशा समर्थन किया कि आपकी दावेदारी बनती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि एक महागठबंधन चल रहा है, तो कोई भी फैसला आप लेते हैं तो उसमें महागठबंधन की पार्टियों के साथ राय विचार करके कुछ फैसला होना चाहिए। लेकिन राजद ने जिस तरह से एक तरफा तरीके से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, इस पर हम लोगों का भारी ऑब्जेक्शन है। दरअसल बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए आरजेडी ने 3 नामों कारी सुहेब, मुन्नी देवी और अशोक पांडे का ऐलान किया है। इसी को लेकर गठबंधन की पार्टियां आरजेडी पर आरोप लगा रही हैं। इनमें सिर्फ वामपंथी सीपीआई ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी आरजेडी के फैसले से लाल है, जबकि आरजेडी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। जो पूछ रहे हैं एमएलसी चुनाव के बारे में, आपको पता ही है कि आरजेडी सब 76 सीट है, तो वो 3 सीट पे अनाउंस कर दिए जब उनको बनता नहीं है। उनका 14 सरप्लस है 2 सीट के बाद। माले पार्टी हमारी है, उनको है, फिर हम लोग गठबंधन में कांग्रेस है, तो 3 सीट कैसे अनाउंस किए मुझे पता नहीं। बैठ के बात करनी चाहिए थी। वाम दल से लगातार 2 बात भी हुई है, और कोई अगर घटक दल यह कहते हैं कि विश्वास में लिया नहीं गया है तो ये गलत होगा। सबको विश्वास में लेकर के ही निर्णय लिए गए हैं। सीपीआई और कांग्रेस इन सीटों पर अपनी भी दावेदारी जताते हुए आरजेडी के फैसले को एक तरफा बता रही है, जबकि आरजेडी का दावा है कि सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद ही तीनों नामों का ऐलान हुआ है। आखिर कौन सच्चा और कौन झूठा है, ये कैसे तय होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बड़ी बहस में हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आरजेडी से हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही जेडीयू की तरफ से हमारे साथ अरविंद निषाद भी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की तरफ से कुंतल कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीपीआईएमएल की तरफ से हमारे साथ कुमार परवेज जुड़े हुए हैं और आपको बता दें बीजेपी की तरफ से अखिलेश सिंह के साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सवाल सबसे पहले शक्ति यादव आपसे, विधानसभा के उपचुनाव में आपने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन विधान परिषद के जो 3 सीटों पर आप दावा ठोक रहे हैं, क्या आप यह जताना चाहते हैं कि अब वाम दलों की भी जरूरत नहीं है आरजेडी को? अलीम अतहर जी, ये सवाल ही हमें लगता है कि कहीं से उपयुक्त नहीं है कि जरूरत नहीं है। बिना जरूरत के कैसे गठबंधन हो सकता है, सवाल नंबर 1। और इस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष
तेजस्वी जी ने सीपीआई, सीपीएम और माले के साथियों के साथ भी बैठक की है और बैठक में जो रजामंदियां हुई है, हाँ ये बात तो सत्य है कि इन्होंने अपनी बात रखी थी कि हमें एक सीट पर जाना चाहिए, यह इनकी मांग थी। ये स्वाभाविक मांग है, मैं इसे नकार भी नहीं सकता और ये लोकतंत्र का हिस्सा है और जब हम अलायंस पार्टनर हैं तो मांग होती है। यह कोई खत्म नहीं हो गया, कोई लास्ट नहीं है, ये द्विवार्षिक चुनाव है। आगे भी जो चीज़ें हैं उस पर बात हुई थी, तो इसमें रजामंदी न होने का सवाल भी नहीं है और नाराजगी का भी सवाल नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पर हम लोग गठबंधन में हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन हम लोग साथ हैं और साथ रह करके ही हम लोग निश्चित तौर पर कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया है। और इसमें जो भी बातें आप इस पर ला रहे हैं कि कोई विवाद है, मुझे कहीं से विवाद समझ में नहीं आता है। हाँ, ये मांग है, मांग और विवाद दोनों दो शब्द तो हैं। मांगों पर क्या आरजेडी ने विचार नहीं किया? अगर मांग है, प्रक्रिया का हिस्सा है। शक्ति यादव, अगर मांग है तो आपको नहीं लगता कि आरजेडी को विचार करना चाहिए था इस पर? नहीं, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल ने इस पर विचार भी की है और बात भी की है। सिर्फ विचार नहीं किया, बात भी किया है और बात करने के बाद जो फैसले हुए हैं वो बातें कह भी दी गई है। यह सत्य है और वह भी सत्य है कि इनकी मांग भी जायज है, इनकी मांग को नकार भी नहीं रहा है। सीपीआई-एमएल के मीडिया प्रभारी हमारे साथ जुड़े हुए कुमार आगे कंसिडरेशन भी डाला है और बातें भी की है। और बातचीत के बाद आपकी पार्टी को भरोसा लिया गया था, क्योंकि तीसरी सीट बिना आपके जीत नहीं सकती आरजेडी, ये सभी जानते हैं। देखिए, इसमें दो बात है। पहली बात तो यह है कि सीट अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना यह पूरा प्रोसेस महत्वपूर्ण हो गया है। हमारे आरजेडी के साथ ही शक्ति सिंह ठीक कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के साथ एक बातचीत हो रही थी जिसमें आरजेडी ने कहा कि हमें 3 सीट लड़ने दीजिए और हमने कहा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय ही आरजेडी के लोगों ने ये वादा किया था कि 19 आप विधानसभा का चुनाव लड़ लें, सीट लड़ लें और एक जब भी विधान परिषद का चुनाव होगा तो आपके खाते में रहेगी। यह उनका वादा है। ठीक है, तो हम लोगों ने उनको यही वादा याद दिलाया और इस बीच में जितने भी चुनाव हुए, पंचायत आधारित चुनाव हुए, राज्यसभा के चुनाव हुए, उसमें हमने लगातार राजद को समर्थन दिया। हम आहत इस बात से हैं कि एक तरफ बातचीत की प्रक्रिया सॉर्ट आउट नहीं हुई और दूसरी तरफ आरजेडी ने अपने बैनर से एक तरफा अपने तीनों प्रत्याशियों का नाम कैसे घोषित कर दिया। वो महागठबंधन का बैनर होना चाहिए था, बाज़ाब्ता मामला क्लियर होना चाहिए था, तब जा करके अनाउंसमेंट होना चाहिए था। लेकिन यह पूरा प्रोसेस हम लोग को अंधेरे में रख करके किया गया। हम अपनी बात पर अभी भी हैं कि ये उन्हीं का वादा था। ऐसा क्या हुआ कि अपने वादे को नहीं निभा पा रहे हैं? एक सीट की दावेदारी हमारी बन रही है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है गठबंधन को लेकर के, यदि हमें चलना है और भाजपा के खिलाफ एक मुकम्मल विपक्ष बन करके लड़ाई लड़नी है, तो ये तौर तरीका पे तो आरजेडी के साथियों को विचार करना चाहिए। और हमारी अब भी मांग कहा है कि वादा किया गया था, इसका पुनर्विचार जवाब हम करें। शक्ति यादव से लेंगे, लेकिन इसमें हम कांग्रेस को भी जोड़ना चाहेंगे। कुंतल कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंतल कृष्ण, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं जो सीपीआई-एमएल के जो मीडिया प्रभारी हैं उनकी बातों से? अलीम साहब, अगर ये तीनों उम्मीदवार महागठबंधन के उम्मीदवार हैं तो महागठबंधन में अगर कांग्रेस भी शामिल है तो कांग्रेस को तो पता ही नहीं है कि उसके उम्मीदवार भी घोषित हो गए हैं। ये आरजेडी ने अपने बैनर तले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और आरजेडी या तो महागठबंधन में रह करके आरजेडी और आरजेडी के नेता आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं कि हम भाई सबसे बड़े हैं तो हम जो कहेंगे वही हमारी डिक्टेटरशिप चलेगी, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। या फिर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है, तो अपने प्रत्याशियों को घोषित किया है तो उनको जिताने और हरवाने की जिम्मेदारी उनकी अपनी होगी। महागठबंधन के प्रत्याशी तो तब होते जब महागठबंधन के बैनर तले महागठबंधन में जितनी पार्टियां होती सबकी सहमति से, सबकी नुमाइंदगी में इन प्रत्याशियों की घोषणा होती। अगर आपकी बात मान लें, अभी मैं शक्ति सिंह जी को सुन रहा था, अगर इनकी बात मान लूं और कांग्रेस भी महागठबंधन का पार्ट है तो कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता की तरह मैं कह रहा हूं कि मुझे तो पता ही नहीं है कि कांग्रेस का भी कोई उम्मीदवार एमएलसी का कैंडिडेट है। हमारे सीएलपी लीडर अजीत शर्मा जी की बात भी मैं सुन रहा था, ना उन्हें पता है ना मुझे पता है, तो फिर किससे बात हो करके और कौन से महागठबंधन की बात है? ये राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, तो जिताने और हराने सबकी जिम्मेदारी उनकी अपनी है।
ठीक है, यानी कि ये महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। चलिए इस पूरे बहस में हम जेडीयू को भी शामिल कर लेते हैं। अरविंद कुमार निषाद, ये जो तमाम सीटें खाली हो रही हैं उसमें ज्यादातर सीटें आपकी हैं, लेकिन अगर आंकड़ों को देखा जाए तो एक सीट इस बार आपके खाते में जा रही है, लेकिन दूसरी सीटों के लिए जोड़ तोड़ किया जा सकता है। तो क्या आप भी ये मानते हैं कि आरजेडी का ये एकला चलने की जो नीति है वो कहीं ना कहीं जेडीयू को फायदा पहुंचा सकती है? नहीं, दो हिस्सों में मैं उत्तर देना चाहूंगा जी। एक तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले जो सैद्धांतिक रूप से बिहार विधान परिषद के औचित्य पर सवाल उठाया करती थी और सैद्धांतिक रूप से उसको नकारने का काम हमेशा किया है, लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल से भीख मांग रही है माले कि मुझे विधान परिषद में एक सीट चाहिए। मेरा प्रश्न यह है माले से कि जो सैद्धांतिक रूप से इनका विधान परिषद के औचित्य पर सवाल था, क्या आज वो गौन हो गए हैं? अगर गौन हो गए हैं तो क्यों गौन हो गए हैं, इसका माले को जवाब दिया जाना चाहिए माले की ओर से। एक दूसरी बात, हमारी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से अभी और गठबंधन में जी सब फैसले सामूहिकता में ली जाती है और सामूहिकता में अभी तक पिछले 2 दशक से ज्यादा लंबे अवधि के काल में कोई भी निर्णय एक तरफा नहीं लिए जाने का इतिहास है। हम जब भी अपने विधान परिषद के उम्मीदवारों का घोषणा करेंगे तो आप देखेंगे कि एनडीए के सामूहिकता में वह लिया गया फैसला है, ना कि महागठबंधन की तरह, खासकर राष्ट्रीय जनता दल की तरह सो मोटो स्वयं की उम्मीदवारी अपने बैनर तले, अपने लेटर पैड पर महागठबंधन के उम्मीदवार का ऐलान करना यह दर्शाता है कि नहीं, थोड़ा 10 सेकंड, महागठबंधन यह दर्शाता है कि जिस प्रकार से इनके यहाँ आदरणीय जीतन राम मांझी अन्य दल के लोग इनके यहाँ पहले थे, उन लोगों ने जब कुछ डिमांड किया तो उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, आज वही व्यवहार माले सहित अन्य वामपंथी दलों के साथ किया गया, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे बगल में बैठे कुंतल कृष्णा के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठे हैं। आज उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा नहीं है और यह भी कटोरा लिए खड़े हैं। कुंतल कृष्ण आप कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। कुंतल कृष्ण। अलीम साहब, मैं अपने जनता दल यू के साथी को ये बात कहना चाहता हूँ कि राजनीति में भीख नहीं मांगी जाती है। अगर राजनीति में भीख मांगी जाती होती तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस अवस्था में अभी कुछ दिन पहले एक राजनीतिक समारोह में नरेंद्र मोदी के सामने दिखे थे, तो उसे भी तो भीख मांगना कह देते ना, पर हमने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि हमें पता है कि राजनीति में भीख नहीं मांगी जाती। हाँ, राजनीति में बात होती है, बात होती है। मुझे देखिए, चुनाव के बिहार विधानसभा के रिजल्ट के पूर्व ही एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कह दिया गया था कि चुनाव का रिजल्ट चाहे जो भी हो, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, और उसी वायदे के मुताबिक एनडीए में कोई वादा खिलाफी नहीं होता है। हमारे नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर चौथी बार आसीन हैं। उसी प्रकार महागठबंधन में भी थे, तो हम महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल से सदस्य संख्या में कम थे, लेकिन उसमें भी हमारा तय था। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहा गया था कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी होंगे। आदरणीय कुंतल कृष्ण कह सकते हैं आप भी, अगर कुछ कहना चाहते हैं। अलीम साहब, मैं यही बात कह रहा हूं कि जब हमारे जदयू के साथी इस बात को कहते हैं तो हमने तो कभी विपक्ष में रह के नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी ने पहले ही भीख में मांग लिया कि मुझे भिक्षा में दे दो। ये भाषाई जो इनका है ना, क्या है, दरिद्रता है। ये भाषाई दरिद्रता है, सत्ता में है, भाषाई दरिद्रता है, भाषा और शब्द की कमी है, भाषा और शब्द की कमी है, भाषाई दरिद्रता है कांग्रेस के पास, भाषाई की दरिद्रता है, दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टियों शब्द की कमी है। आप शराब बोलने लग जाए, भाई, मुझे भी कुछ कहना है। सत्ता में है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है,
नंबर्स कम होने के बाद भी आप सत्ता में है, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने अहंकार में हो जाए। भाई राजद के साथ हम लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है, बात स्पष्ट है। राजद को ऐसा लग रहा होगा कि वो उस स्थिति में है कि बाकी लोगों से बिना बात किए हुए वो आगे बढ़ सकती है, तो ठीक है वो बढ़ ले, वो चाहे में चुनाव लड़े जीते। ठीक है, चलिए हमें भी पता है हम एक बीजेपी को भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, 2 सीटें तो आपके भी खाते में आ रही हैं अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए, लेकिन तीसरी सीट पर क्या बीजेपी भी महागठबंधन के टूट का फायदा उठाएगी? और क्या आपको लगता है कि आरजेडी बड़ा भाई होने के नाते एक तरह से अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश कर रही है? अखिलेश सिंह जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो बताएं। चलिए, काफी देर से कुमार परवेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। कुमार परवेज जी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जदयू के लोग यदि इस गलत फहमी में हैं कि ये जो सारी चीजें चल रही है इससे इनको बहुत कुछ मिल जाने वाला है, सैद्धांतिक तो अपनी गलत फहमी पक्ष रखिए, दूर कर विधान परिषद के बारे में सैद्धांतिक पक्ष रखिए। अरविंद जी सुनिए, आपके नीतीश कुमार तो कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा के साथ। सुनिए, पक्ष रखिए, ये भी आपका विधान सैद्धांतिक पक्ष परिषद था। के बारे में सैद्धांतिक पक्ष रखिए। हम कभी नो बकवास, विधान परिषद आप के जो बारे में बोलेंगे, आपको हम नहीं बोलेंगे। सैद्धांतिक पक्ष आपको रखिए। पता जो नहीं आपका है। सैद्धांतिक पक्ष था, विधान अरविंद परिषद जी, के औचित्य पर सवाल खड़ा करता आपको था, पता माले नहीं पार्टी की है। ओर से खड़ा किया जाता था, उसके बारे में आप यहाँ पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर आप यहाँ आए हैं, अपनी पार्टी का विचार रखिए सैद्धांतिक परिपक्ष के बारे में। डिबेट में, इस पॉलिटिकल डिबेट में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं हो जो कि बिहार की राजनीति की परिपाटी में नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है, अरविंद जी बहुत आक्रामक हो रहे हैं, इस चीज का ख्याल बिना आप मतलब का। नो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन ए पॉलिटिकल डिबेट। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, असंसदीय शब्द नहीं है। अरविंद जी सुनिए, 2016 में हम बिहार बिहार विधान परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। आपको नहीं पता, आप क्या राजनीति कर रहे हैं जब आपको ये भी नहीं पता है? भाकपा माले 2016 में स्वतंत्र रूप से बिहार विधान परिषद का पंचायत आधारित चुनाव लड़ चुकी है। भाई यही तो सवाल है, मेरे प्रश्न का आपके उत्तर सवाल दीजिए का क्यों जवाब दे रहे हैं? मेरे प्रश्न का आप उत्तर भाजपा के दीजिए। साथ क्यों गए? मेरे जवाब प्रश्न का दीजिएगा। उत्तर दीजिए। आप जैसे विश्वासघाती मेरे लोग, प्रश्न का उत्तर वो दीजिए। नीतीश कुमार, पूरी पार्टी पर वो नीतीश प्रश्नवाचक कुमार जो चिन्ह है। बोलते थे भाजपा के पूरी साथ पार्टी नहीं पर जाएंगे, प्रश्नवाचक आप चुप चिन्ह है। रहिए। पूरी आपको पार्टी बोलने का पर राइट नहीं प्रश्नवाचक चिन्ह है। है, आप चुप रहिए। भाजपा के साथ जाने वालों के साथ हमारी कोई चुप, दोस्ती नहीं। मैं भी कम्युनिस्टों को समझता हूँ, जानता हूँ। ठीक है, चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संजय कुमार जी, समस्या है जी 1 मिनट बात सुन ली जाए। जी जी 1 मिनट बात सुन ली जाए। आरजेडी के साथ जो हमारी समस्या है वो हमारे घर की समस्या है, उसको हम तो सुलझा घर अगर देंगे। टूटा है तभी तो कांग्रेस के पड़ोसी साथ मजे ले रहे हैं। घर कांग्रेस की टूटेगा समस्या है। तो दूसरे तो कांग्रेस फायदा के साथ- उठाएंगे, दूसरे तो लेकिन कहेंगे। इसमें जदयू के वाले- साथ भी, उपेंद्र ये कुशवाहा जदयू- के साथ भी, मांझी के साथ जदयू भी वालों घर को की बोलने का समस्या क्या थी। राइट है? ये अपना आरसीपी के बारे में पहले बयान देना कि कहां जाकर के क्या कर रहे हैं, इनके पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं। लेकिन आधा ठीक पार्टी के है, नेता तोड़े हुए कुमार हैं। परवेज- ये क्या जवाब देंगे जदयू वाले? चलिए शक्ति सिंह जी, जदयू वाले क्या जवाब देंगे अलीम- जो भाजपा के साथ अलीम जाकर के जी, सरेंडर शक्ति कर सिंह चुके जी। हैं? हमारे साथी परवेज भाई ने जो बातें, हाँ अलीम भाई एक बात सुन लीजिए। सवाल हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पर भी खड़े किए गए, तो मैं सबका एक बार अवलोकन करते हुए नेपथ्य का दर्शन भी करा दूं, तो आपको चूंकि सहूलियत होगी डिबेट को आगे ले जाने में। मांग होना और नाराजगी दोनों 2 विषय है। मांग स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है और मांग सीपीआई एमएलए ने रखा है और मांग को स्वीकार, और मैं चैनल लेकिन के सवाल माध्यम तो से ये आपको है कहना शक्ति चाहता यादव हूं कि आखिर कि मांग उनकी खारिज नहीं- मांगों सुन पर लीजिए। आरजेडी ने अलीम, विचार पूरी क्यों बात नहीं किया? सुन आप भी लीजिए ना। कुमार परवेज साफ अलीम, कह रहे पूरी बात सुन हैं कि लीजिए। आप लोगों ने अलीम, वादा किया था, अलीम, वादा नहीं निभाया, अलीम, बिना सुन अपनी लीजिए, पार्टियों को प्लीज। बात किए ही देखिए, आपने डिबेट- तीनों उम्मीदवारों की घोषणा अभी मैं कर दी। आपको, आप सुन लीजिए ना जी। बात हमारी हुई है और बात कम्युनिकेट भी कर दिए गए, और मेरे उनके जो सवाल हैं अभी भी वो सवाल उसी हैं। बीच में परवेज और जी उस कह सवाल रहे सुन हैं कि लीजिए। बातचीत की प्रॉब्लम प्रक्रिया आगे बढ़ी, बड़ा मुश्किल लेकिन है भाई। बीच में ही ये डिबेट राष्ट्रीय का जनता हिस्सा दल नहीं है। अपने बैनर ये से डिबेट का तीनों हिस्सा ऐसा तो प्रत्याशियों नहीं, की आप घोषणा सवालों कर का दिया। सुन लीजिए। सामने मैं बैठे सुनाता हैं हूं, माले के साथ, मैं सुना रहा हूं के साथ ही अभी पहले। अरे आरोप अब लगा, इसको रुकिए, पूछिए। अरे भाई कैसा डिबेट में आप बैठ जाते हैं भाई।
इनको कोई मौका नए मिल बैठ गया रहे हैं कि क्या? कैसे आप का- कोई नए बैठ रहे हैं ये तो आपके good for साथ? nothing है। कोई इनका- नए बैठ तो नहीं ये तो रहे good for nothing जो है। प्रश्न है उसका ये पहले उत्तर सुन दीजिए तो शक्ति लीजिए। बाबू। ये सवाल महागठबंधन से सवालों पर मैंने कहा कि उनकी अपनी एक राय है, वो राय पर हमने उनको कम्युनिकेट किया और इनके वादा सराहने की का वादा उन्होंने किया शक्ति गया था। यादव वादा उन्होंने पूरा कहा कि होगा। वादा किया गया था चुनाव पूरा से नहीं भाई, पहले वादा पूरा और होगा। आपने वादा तोड़ा है। अरे भैया, ये आप अलीम जी, आप पत्रकारिता में लंबे समय से हैं, वो अभी गोपालगंज की मिट्टी से आते हैं। ये द्विवार्षिक चुनाव है, हम इनके वादा को पूरा करेंगे, वादा से पीछे नहीं हटेंगे। रहा सवाल, हम आगे करेंगे। लेकिन दूसरी सवाल जो हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल खड़े करते जी। हैं, एक सीट रहने के बाद मांझी जी के पुत्र को हमने चलिए शक्ति जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे जो दूसरे मेहमान हैं संजय जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम रिएक्शन लेंगे इस पूरी चर्चा पर। एक छोटा सा ब्रेक, स्ट्रांग है ना हमको। और बहस बिहार की जारी रहेगी। हम अपने मेहमानों के पास लौटेंगे भी और सवाल जवाब करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मार दी है। एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। पत्रकार नगर इलाके में मर्डर हुआ है। पांडव सेना पर हत्या का आरोप लगा है। पूर्व विधायक के भाइयों को गोली मारी गई है। तो आपको बता दें कि जिनको गोली मारी गई, अपराधियों ने जिन लोगों को गोली मारी है वो पूर्व विधायक के भाई हैं और उनको गोली मारी गई है। पत्रकार नगर इलाके में मर्डर की यह घटना हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पटना में पांडव सेना पर हत्या का आरोप लगा है। हमारे साथ संजय जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, क्या है पूरी घटना? संजय, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो बताएं पूरी घटना क्या है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पटना में अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारी है। एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची हुई है और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सरेशाम अपराधियों ने पटना में एक तरह से दहशत फैलाई है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी वारदात है राजधानी पटना के लिहाज से। अगर देखा जाए, ये बिहार की राजधानी है और यहाँ पर चितरंजन शर्मा जो पूर्व विधायक बताए जा रहे हैं, उनके 2 भाइयों को गोली मार दी गई थी। एक भाई की हत्या कर दी गई और दूसरा घायल है और निश्चित तौर उनके घर के सामने ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पटना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। और जो अब तक बात सामने, कुछ दिनों पहले मसौरी और जहानाबाद में पांडव सेना ने अपना आतंक मचाया था और जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने न्यूज 18 को इस बात की जानकारी दी है कि उसी से जुड़ा हुआ ये मामला है और पांडव सेना से ही जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ये पत्रकार नगर थाना क्षेत्र का भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और सबसे हैरानी की बात पटना पुलिस के अधिकारियों की देख लीजिए, लगातार फोन कॉल जाते रहे, एसएसपी भी सामने दिखते रहे, फोन उन्होंने नहीं उठाया, बताया तक नहीं। और 45 मिनट के बाद पटना पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, एक व्यक्ति की हत्या हो गई है और दूसरा घायल हो गया है। और ये पूर्व विधायक है चितरंजन शर्मा, उनके अपने ये दोनों भाई हैं, शंभू और गौतम। इसमें एक की डेथ हो गई है और दूसरा अभी गंभीर रूप से, उसकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है। और कई राउंड गोलियां चलाई गई है। जो घटनास्थल प्रत्यक्षदर्शी हैं वो उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि कई राउंड गोलियां चली है यहाँ पर और दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरह की वारदात को अंजाम देना निश्चित तौर पर पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। संजय, क्या वजह बता रही है पुलिस इस पूरी वारदात के पीछे? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जो पुलिस अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि जहानाबाद में एक होटल कारोबारी थे, उनकी हत्या हुई थी। मसौरी में भी उनके भतीजे की उसी समय, उसी दिन कुछ देर के बाद हत्या कर दी गई थी और पांडव गिरोह जो है उसका नाम आया था और इसी घटना को उससे जोड़कर देखा जा रहा है, फिलहाल पुलिस अधिकारी बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी फुटेज में यह वारदात जो है कैद हो गई है और लगातार पटना के सिटी एसपी ईस्ट जो है प्रमोद कुमार, वो घटनास्थल पर पहुंचे थे और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। देखना होगा क्या कुछ निकलकर बात जो है वो सामने आती है। लेकिन निश्चित तौर पर पटना में एक बड़ी वारदात, एक लंबे अरसे के बाद एक साथ 2 भाइयों को जिस तरीके से आपराधिक गिरोह ने गोली मारी है, यह पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। अलीम जी, बिल्कुल संजय, एक बड़ी चुनौती पटना पुलिस के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एसपी ने क्या कुछ कहा इस पूरे घटना को लेकर, सुनते हैं। 2 व्यक्तियों ने जो है 2 व्यक्तियों को गोली मारी है और उसमें
हम लोग अभी काम कर रहे हैं। एक की डेथ हो गई है। हाँ, एक की बताया जा रहा है कि डेथ हो गई है और एक अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। और बाकी हम लोग काम कर रहे हैं, टीम लगी हुई है, तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन क्या किया है। ठीक है, बड़े गिरोह का भी हाथ इसमें बताया जा रहा है। अब इसमें चल रहा है जांच, तो बताते हैं। तो पटना में सरेशाम इस घटना को अंजाम दिया गया। चितरंजन शर्मा, उनके भाई को गोली मारी गई है, एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा भाई उनका जख्मी है। और ये पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती कह सकते हैं कि सरेशाम एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपराधी आते हैं और कई राउंड गोली चलाते हैं और चले जाते हैं। और हम चर्चा करते रह रहे हैं, हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और तेजस्वी के मान से क्या वाकई साथी परेशान है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपके पास आने में वक्त लग गया, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या वाकई आरजेडी तेजस्वी को मान देने के चक्कर में अपने साथियों को परेशान कर रही है और आरजेडी अब अपने साथियों को साथ लेकर चलना चाह रही है, लेकिन अपने तरीके से? हाँ, निश्चित रूप से अपने तरीके से चलना चाह रही है। पहली चीज तो कि कांग्रेस अभी महागठबंधन में है या नहीं है, ये मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि जो वाई इलेक्शन हुआ था बिहार में, उसमें कुशेश्वर स्थान सीट के लिए कांग्रेस बहुत कोशिश की। आरजेडी ने कहा कि नहीं, हम दोनों सीट पर खुद लड़ेंगे। जो पिछली बार जो विधान परिषद का चुनाव हुआ, उसमें भी कांग्रेस सीटें मांगते रही और आरजेडी ने कहा कि नहीं, आपको लड़ना है आप लड़िए, हम अपने तरीके से लड़ेंगे। हाँ, वाम का साथ उनको मिल रहा था, हालांकि कांग्रेस एक सीट जीतने में कामयाब हो गई। इस बार भी जो आरजेडी के तरफ से जो बयान आते हैं, वो बयान ये आते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व से मेरी बात हो गई है। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व से आरजेडी की बात हो गई तो फिर स्थानीय नेतृत्व का कुछ कहने का कोई मतलब औचित्य नहीं रह जाता है। बिल्कुल रह गया वाम दलों का। अब वाम दलों का जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय कौन सी बातें हुई थी, ये तो परवेज जी बताएंगे और शक्ति जी बताएंगे। लेकिन हाँ, एक दबाव की कोशिश वाम दल इस बार जरूर कर रही थी। मैंने तो देखा था कि वाम दल बजाते उम्मीदवार भी चयन कर लिए थे कि अगर विधान परिषद का एक सीट हमारे हिस्से में होगी तो हमारे उम्मीदवार कौन होंगे, और उसके बाद आरजेडी तीनों सीट का अनाउंसमेंट कर देती है। तो एक चीज जो अजीत शर्मा बोल रहे थे कि इनके पास 2 के लिए तो कंफर्टेबल है, लेकिन एक के लिए इनके पास सरप्लस मात्र 14 है। 17 विधायकों की जरूरत इनको पड़ेगी। अगर वाम दल भी, अगर इनके 16 का भी समर्थन मिलता है, तब भी एक विधायक की जरूरत इनको पड़ेगी। तो वैसी स्थिति में आरजेडी इस तरह से कि हम इस आंकड़े को जुटा लेंगे या वाम दल और कांग्रेस का हमको समर्थन मिल जाएगा, शायद इतना कॉन्फिडेंस में आने के बाद ही आरजेडी अपना तीनों सीट का अनाउंसमेंट की होगी। रह गई बात कि वाम दल यहां पर आकर के ठहर गई है, ठीक है, अगर उन्होंने तय ही कर लिया, लेकिन एक सर्वसम्मति से तय होती, हम लोगों के साथ एक बैठक हो जाती, तो ये बात है, ये थोड़ा मेटरलाइज हो जाएगा। राजनीति में ऐसी कोई चीजें नहीं चलती है। लेकिन तेजस्वी जी को मजबूती करने से ज्यादा है कि पार्टी को मजबूत करेंगे। ठीक है, तेजस्वी इनके चेहरे हैं, कल तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में इतना बढ़िया परफॉर्म किए हैं, तो क्रेडिट तो उन्हीं को मिलेगा कि जो भी कुछ अच्छा हो रहा है पार्टी के हित में, वो क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन अगर महागठबंधन में दरार पड़ती है, जिस तरह से शकील अहमद खान जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनका बयान मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि अगर 19 सीटें हमारे पास है, 16 सीटें इनके पास है, वाम दलों के पास है, तो हम लोग एक उम्मीदवार तय कर लेंगे और फिर परिणाम कुछ और होगा। तो अगर महागठबंधन में थोड़ी दरार आती है, कमजोरी आती है, तो इसका डिस्क्रेडिट भी उनको मिलेगा कि वो अपने गठबंधन के लोगों को साथ ले चलने में कामयाब नहीं रहे। तो जो नेतृत्व करता है व्यक्ति, उसके पक्ष में दोनों चीजें होती हैं। बेहतर करते हैं तो ताज भी पहनाया जाता है, बिल्कुल, और अगर कुछ गलत होगा तो वो दाग भी अपने ऊपर लेना पड़ेगा। हमारे साथ अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह जी। आरजेडी फुल कॉन्फिडेंस में है तीसरी सीट को लेकर, तो क्या नंबर करीब करीब बराबर ही है, एक ऊपर नीचे है? क्या बीजेपी के पास भी वो कॉन्फिडेंस है कि 2 तो आपके पास नंबर है, तीसरे सीट के लिए भी आप जाएं? नहीं, देखिए, बीजेपी पूरा कॉन्फिडेंट है। हमारा नेतृत्व इस पर लगातार नजर बनाए हुए है
और इसमें जो उचित निर्णय होगा और जिस प्रकार से हमारे पास संख्या बल होगा उस प्रकार से हम सीटें लेंगे। लेकिन स्थिति यह है कि जिस महागठबंधन की बार बार चर्चा हो रही है वो महागठबंधन कहाँ महागठबंधन है? लगातार जहां नियत की कमी है, जहां नीतियों की कमी है, परिवार के अंदर जो निर्णय होता है वही सर्वोपरि होता है, जहां लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है, जहां परिवार तंत्र बिल्कुल हावी है, जिस समाजवाद के नाम पर चलने वाले लोग, जिन लोगों ने शक्ति सिंह जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शक्ति सिंह जी आप भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जी अखिलेश जी बोलिए। जहां परिवार समाजवाद के कब्र पर परिवारवाद की बात की फसल लहलहा रही है और वैसे लोग आज जिस प्रकार से अपने गठबंधन के साथियों के साथ लगातार अपने पार्टिसिपेशन की चर्चा कर रहे लोगों ने दगाबाजी करने का काम किया है। और ये दोनों एक ही है, कांग्रेस भी यही कर की है के बाद और जिस तरह से आरजेडी उन्होंने भी यही एलिमिनेट किया है दलों को, कई ऐसे जो इनके जो आप सहनी जी थे एक बात बताइए ना पार्टी को शक्ति जी, एलिमिनेट कर दिया आपने इन्होंने। कांग्रेस ये हमको के साथ बताएंगे जो कि उपचुनाव हमको में महागठबंधन का आपने कैसे जो चलेगा, कांग्रेस का इनको ये दाल नहीं कम्युनिस्टों गलनी को है। आज पूरी कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन आपके साथ है, अल्टीमेटली देखिएगा लेकिन इसी कम्युनिस्ट इंटैक्ट पार्टी को रहेगी। जिस प्रकार से बहम में 90 मत के जिए, बाद कुछ आदरणीय मिलना लालू उलना प्रसाद नहीं है। यादव जी ने ये घा करके 90 बचाने का काम किया। लालू कम्युनिस्ट प्रसाद जी ने पार्टी का 90 के अस्तित्व बाद जो समाप्त कर सामाजिक दिया। और क्रांतियां हमारे की है वामपंथी इस भाई बात यहाँ के बैठे गवाह हुए है हैं। कि क्या आज उन्हें याद नहीं आज है? जो भी देख याद रहे नहीं हैं है वो भारतीय दिन जनता कि पार्टी से कांग्रेस लेकर पार्टी के अन्य को पार्टियों सीटों में का ये लालच लालू दिया प्रसाद था जी का ही और देन उन है, कम्युनिस्टों को सामाजिक इन लोगों ने क्रांति का ही खाकर परिणति पचा है। दिया था। तो कहाँ थे ये लोग? कहाँ मिल रहा था? कहाँ थे इन लोग का जगह मिल रहा था? कहाँ थे? पार्टी को समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी महारत हासिल की है। किन-किन लोगों को एलिमिनेट कर रही है बताने की जरूरत है। अहंकार के अधीन होकर के इतनी बड़ी निर्णय, जो निर्णय कोलिनेशन गवर्नमेंट में 370 से लेकर कई 3 तलाकों पर अलग राय रखने वाली पार्टियां आज 303 के आगे नतमस्तक हो चुकी है। वो हमको नसीहत दे रहे गठबंधन का। अरे गठबंधन हमारी पूरी तरह से आंतरिक लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की छूट होती है, लेकिन गठबंधन में दरार का सवाल पैदा नहीं होता। ये बहम में जी रहा है। अरे बहम में मत जिए, भरम में मत रहिए। 2024 का इंतजार करिए, ताली पार होइएगा आप लोग। सारे इंतजामात देश भर के लोग आपको करेंगे ताली पार करने के। चलिए, इसलिए बहम में मत दीजिए। अखिलेश सिंह जी और शक्ति सिंह जी धार्मिक उन्मादी चले गए, भाषाई आतंकी चले गए। आप कहाँ हैं? किस दुनिया में जी रहे हैं? बहम में मत दीजिए। आपका भी वो दिन अब लद रहा है। भाषाई आतंक से लोग, महंगाई है, लाचारी है, बेबसी है, बेरोजगारी है, पलायन है। ये सवाल देश के सामने है। धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक देश को कमजोर कर रहा है। वक्त कम है, थोड़ा जवाब हम ले लेते हैं, चूंकि हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए थे, उन्होंने एक सवाल उठाया। कुंतल कृष्ण, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या वाकई गठबंधन है, महागठबंधन है या खत्म हो गया है? क्योंकि विधानसभा उपचुनाव हो या विधान परिषद हो, उसमें आरजेडी आपको पूछती तो है नहीं, आपकी पार्टी को। शक्ति सिंह जी हो गया ठीक है। आप बता रहे नसीहत दे रहे हैं जी। कुंतल कृष्ण, बड़ा संक्षेप में। मेरा एक ऑब्जेक्शन है, आप एक बात समझिए कि मुझे कांग्रेस को तो नहीं पता है कि कांग्रेस किसी महागठबंधन में है। पिछला लोकसभा, पिछली विधानसभा जो जनता नहीं देगी अब सर 24 में, बोचहा के जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी कांग्रेस अपना लड़ाया। भाई ये तस्वीर साफ होना चाहिए, कांग्रेस के लिए कर रहा है कि जिनके लिए कर रहा है। ये राष्ट्रीय जनता दल को तस्वीर साफ रहना चाहिए। ये अरविंद जी जल्दी बीजेपी का रास्ता पकड़ने वाले हैं। एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ जी। देखिए, अगर बिहार में बीजेपी का रास्ता पकड़ लीजिए, नहीं तो वहां पर लालू जी कर रही है आरजेडी, हमारी पुरानी साथी रही है बहुत दिनों तक। शक्ति यादव जी, अखिलेश जी, मेरा आपसे निवेदन है, कृपया दूसरे की बात भी सुने। जी बोलिए। नहीं, उनको अलीम जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। अगर आरजेडी किसी महागठबंधन की परिकल्पना कर रही है, अगर अरे भाई अखिलेश जी वक्त बहुत कम है, थोड़ा सुन लीजिए। कुंतल कृष्ण जी बोलिए। अलीम जी म्यूट टाइप का कुछ सिस्टम करे, वरना वो चुप नहीं होंगे। ठीक है अखिलेश जी, चलिए। कुंतल कृष्ण जी बोलिए। अलीम जी, अगर राजद किसी विपक्षी एकता की बात कर रही है, बिहार में किसी महागठबंधन की बात कर रही है, राजद के साथ काफी दिनों का हमारा साथ रहा है। सीधा बताइए कुंतल कृष्ण जी, महागठबंधन है या नहीं? राजनीतिक साथ तो फिर राजद को, भाई मैं तो कह रहा हूं ना कि अभी तक तो कहां महागठबंधन है, और अगर राजद महागठबंधन की बात करती है
तो राजद स्थानीय, चूंकि चुनाव बिहार में बिहार की कांग्रेस और राजद को लड़ना है, तो राजद इन चीजों पे क्लियरिटी रखे। इस तरह का कंफ्यूजन पैदा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि केंद्रीय नेतृत्व से बात हो गई है। अगर केंद्रीय नेतृत्व से बात हो गई है तो मैं स्थानीय नेतृत्व का स्थानीय इकाई के प्रवक्ता की तरह यहां नहीं कह रहा होता कि राजद के कैंडिडेट है। चलिए, यानी कि शक्ति सिंह यादव जी, कोई बातचीत नहीं होती है, स्थानीय नेतृत्व इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। जी अखिलेश जी, अखिलेश जी, 10 सेकंड का वक्त दीजिए। अखिलेश जी बोलिए बोलिए। इस संदर्भ में हम लोगों ने वाम आज- दलों के साथ आज बैठक यहाँ की पर थी। इस कांग्रेस फैसले के को हमने हमारे कम्युनिकेट प्रवक्ता कर दिया है कुंतल भाई ने कह दिया ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने RJD कोई डार्क में झूठ रखे। बोल हाँ, रही है। ये बात यहाँ सही है कि RJD मांग के करने का प्रवक्ता ने अधिकार कहा है, कि बात और हो ऐसा गई नहीं है कि हम लोगों और ने कांग्रेस दिया के नहीं है। प्रवक्ता हम ने लोग चलिए। गठबंधन धर्म को कोई इतनी बात मजबूती से नहीं निभाया है। है। इतिहास- चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, लेकिन चर्चा बड़ी है। कुल मिलाकर जो चर्चा हमने की उसके हिसाब से यही लगता है कि आरजेडी चलना तो चाहती है, लेकिन अपने हिसाब से चलना चाहती है। सहयोगी क्या कहते हैं, सहयोगी क्या नहीं कहते, सहयोगियों से क्या वादा किया गया था, इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या महागठबंधन जो बनाया गया था वो वाकई है, और कब तक आखिर तेजस्वी को मान देने के चक्कर में साथियों को परेशान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े थे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।